हेलो गाइज, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानानंद में। आज अपन लोग जो है वो सेक्शन सी की ओर मतलब ग्रुप सी की ओर बढ़ चुके हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी हम लोगों ने कर चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। ग्रुप 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किया हुआ था, एक नंबर वाला। ग्रुप बी में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए हुए थे, वो 2 मार्क्स कंटेंट करके रखा हुआ था। और ये सेक्शन सी जो है हमारा वो 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है। और टोटल हम लोग यहाँ भी 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने सारे क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मतलब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टोटल 30 नंबर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको कितना नंबर मिलने वाले बोर्ड में? 30 नंबर मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है किसी परेड में, है ना, 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलना है ना। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से ये क्वेश्चन है। और इसी में अथवा करके क्वेश्चन एक दे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 मतलब जो होगा उसको क्या सिद्ध कर देना है? अपरिमेय। ये सबसे आसान है 3 मार्क्स यहाँ पे पाना। क्या है देखिए, तो कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है। तो कौन सा सॉल्यूशन आप कर रहे हैं? फर्स्ट वाला कर रहे हैं कि सेकंड वाला कर रहे हैं? अगर फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो कुछ लिखना नहीं है। अगर सेकंड वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे अथवा लिख देना है आपको। क्या लिख देना है? अथवा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट ऑपोजिट मान लेना है। आपको भी पता होगा है, विरोधाभास हम लोग मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले एक मान लेना है कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। तब √5 अगर परिमेय संख्या है तो उसका जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? P/Q के फॉर्म में होगा। जहाँ P और Q जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q नॉट इक्वल टू भी 0 है। चलिए अब दोनों पक्ष को क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। √5 को स्क्वायर करेंगे हम लोगों ने, तो √5 कैंसिल, मतलब रूट उसका कैंसिल होगा, सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा। P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, फिर P² बराबर हमारा हो जाएगा 5Q², जैसा आप देख रहे होगे। आगे करना है कि P² का गुणनखंड 5 है। यहाँ पे लिख देना है क्या कि P² का गुणनखंड क्या है? 5, क्योंकि P² बराबर ही तो 5Q² है। अब जो होगा P का जो अगर P² गुणनखंड 5 है तो P का भी गुणनखंड क्या होगा? 5 ही होगा। तो मान लेते हैं P बराबर 5। तो P बराबर इतना मान लिए। उसके बाद क्या करना है? तो इस P फिर से स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। तो वहाँ पे लिख देना है क्या कि पुनः दोनों पक्ष में स्क्वायर करने के बाद, वर्ग करने के बाद, तो P² बराबर इधर जो होगा वो 5 का स्क्वायर और ऊपर दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था? P² बराबर 5Q²। तो P² P के जगह पे 5M लाना है, तो यहाँ पे 5 में आ गया। अब उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से आ गया हमारा Q² बराबर क्या आ गया? 5M² आ गया। तो यहाँ पे जो होगा Q² भी जो होगा वो 5 से विभाजित हम लोग मान रहे हैं। तो Q भी क्या होगा? 5 से विभाजित। अब P भी 5 से विभाजित हो गया, Q भी 5 से विभाजित हो गया। अब दोनों उभयनिष्ठ हो रहा है। क्या हो रहा है? उभयनिष्ठ। इसलिए लिख देंगे अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। दोनों का एक गुणनखंड तो 5 है। तो उभयनिष्ठ मतलब जो होगा मिलता जुलता गुणनखंड है। तो जो हम लोगों ने जो माना हुआ था उसका क्या है? विरोधाभास है। अतः हम लोगों ने क्या माना हुआ था? √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। √5 एक परिमेय संख्या ना रह के क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 17 नंबर। क्या है? सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है कि जो है 2/x + 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/x और 1/y का वैल्यू कुछ मतलब मान लेना पड़ता है ना। तो देखिए सॉल्यूशन जैसा आपको दिख रहा होगा क्या है। माना 1/x = P और 1/y = Q। आप अगर वहाँ पे कुछ और भी मान सकते हो। हाँ, मिलना नहीं चाहिए कि 1/x = x ना मान लो, है ऐसा नहीं। 1/x = A B C D F G H कुछ भी मान सकते हो x को छोड़ के, ठीक है। चलिए अब फिर 1/y को जो हम x में मान चुके हैं वहाँ पे नहीं मानना है, कुछ अलग मानना है ना। जरूरी नहीं कि हम P Q के फॉर्म में माने। तब जो हमारा इक्वेशन जो होगा इस टाइप से हो जाएगा 2P + 3Q बराबर 13 और 5P - 4Q = -2। अब आपको सॉल्व करना आसान हो गया। अब आप जो है वो विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हमको P और Q का वैल्यू निकाल लेना है। तो P और Q का देखिए आपको वैल्यू दिख रहा होगा। क्या कितना निकाला हुआ है? P बराबर 2 आया हुआ है और Q बराबर कितना आ गया? हाँ, Q बराबर 3 आ गया, है ना। Q बराबर 3 आया। अब Q का मान जो है कोई भी इक्वेशन 1 में या फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो वो हमारा P का वैल्यू निकल देगा। P बराबर 2 आ गया। अब जब P और Q का वैल्यू आ गया तो हमने क्या माना हुआ था? 1/x = P माने थे और 1/Q =
क्या माने थे, q माने थे हैं। तो p इक्वल टू 2, तो 1/x इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, दोनों निकल गए x और y का वैल्यू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या हल करना है, x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस एक्स बराबर 4, है ना। आपको जो है पृष्ठ संख्या 24 पर प्रदत्त ग्राफ पेपर का प्रयोग कीजिए, है ना। आपको ग्राफ पेपर पे भी दिखा देना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि फर्स्ट जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। समीकरण 1 से मतलब पहला समीकरण से क्या करेंगे, पहला समीकरण में y का वैल्यू कुछ कुछ रख देना है ताकि जो है x का वैल्यू भी कुछ कुछ आ जाए। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पे कभी भी कोशिश आप कीजिएगा फ्रैक्शन में वैल्यू कभी नहीं रखना है। मतलब ऐसा कुछ वैल्यू रखे y का या x का जो हमारा x या y मतलब अदर साइड हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन में नहीं लाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे कैसे देखिए बॉक्स बना लिया हुआ है ना। तो x अपन y, यहाँ पे अगर x का वैल्यू रख दिया जाता है क्या 4, तो 10 में से 10 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो देखिए पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो है अगर 4 रखे तो 6 आया, 5 रखे तो 5 आया, 6 रखे तो 4 आया। कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हो। मतलब इस प्रकार से मानिए कि ग्राफ में दर्शाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 0 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, एगो 0 माने और एगो 10 आ गया। मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब इस प्रकार से लेना है कि एकदम ग्राफ में हमारा सटीक आ जाए, एकदम मीडियम में आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि जो ऐसा नहीं करना है कि एकदम लिखते लिखते बेंचों में छाप दिए ग्राफ, है ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब उसी प्रकार से समीकरण 2 में कर देना है, मान लेना वैल्यू, और कम से कम 2 लेना है, 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 वैल्यू कुछ भी है। चलिए अब उसके बाद दोनों बॉक्स आप बना लिए, तो समीकरण की रेखाएं 3 7 पर प्रतिच्छेद करती है ना। यहाँ पे देख लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 3 और y बराबर 7 कैसे प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए ग्राफ में देखते हैं हम लोग। चलिए ग्राफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। टोटल जो वैल्यू हमारा निकल रहा है ना, वहाँ पे 3 7 हम लोगों ने अपने मन से कैसे लिख दिया, वो अभी पहले आपको यहाँ पे ग्राफ में बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। देखिए यहाँ पे जितना भी वैल्यू दोनों बॉक्स में निकला हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन का भी बॉक्स और सेकंड इक्वेशन का भी बॉक्स, दोनों बॉक्स के इक्वेशन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो जो लाइन हमारा बनेगा दोनों, वो कहीं ना कहीं एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा होगा, वही प्रतिच्छेद वाला रेखा वहाँ पे लिख देना है, बिंदु वहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रही है वो किस पॉइंट पे कर रही है, देखिए यहाँ पे 3 और 7 वहाँ पे दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, वाई का वैल्यू कितना हो गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से क्या क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है ना। एकदम आसान सा सवाल है, 3 नंबर आपको मतलब वैसे ही फेंक के दे रहा है, ये लीजिए, है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन कि एपी एक दिया हुआ है जिसका 51 पद का योग निकालना है, मतलब S51 निकालना है, दूसरे और तीसरे पद का भी जो है वैल्यू क्रमशः दे दिया गया है। तो एपी में क्या होता है, कुछ नंबर्स जो होते हैं लगातार बढ़ते चले जाते हैं, मतलब अगर 5 जुटा है तो 5 5 जुटते चले जाता है। फॉर्मूला क्या होता है A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से। तो क्या होता है जुटता जो उसको सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारवंतर। सारवंतर को डिनोट करते हैं D से, मतलब दोनों संख्या के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसी को सारवंतर कहा जाता है ना। चलिए तो A1 को A से डिनोट करते हैं, A2 को A प्लस क्या जुट गया, उसमें सारवंतर ना जुटा, तो A प्लस D। अगला जो होगा A प्लस एगो D पहले जुटा था, फिर वहाँ पे एगो D जुटेगा तो A प्लस 2D, इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जैसा AP का दूसरा पद क्या है 14 दिया हुआ है ना। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 14, अभी बताए थे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A तो पहले से है प्रथम पद, उसमें क्या जुटा सारवंतर जुटा, तो A प्लस D बराबर 14 इक्वेशन 1 मान लिए। इसी प्रकार से जो है तीसरा पद जो दिया हुआ है 18, उसमें भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो A3 बराबर क्या हो गया 18 दिया हुआ है, अब उसमें भी A प्लस 2D हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन मान लेना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर दिए। अब जो है D का वैल्यू निकल गया हमारा कितना 4 निकल गया, D का वैल्यू कितना निकला 4। अब D के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। अगर D के वैल्यू को रखते हैं वहाँ पे तो कितना निकला 4D ना निकला हुआ है, उधर जाएगा तो 14 माइनस 4 10 हो गया। तो A बराबर कितना निकल गया हमारा 10 निकल गया। चलिए A बराबर 10 और D बराबर 4 निकल गया। अब SN निकालना कितना आसान हो गया। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे हमको जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर उसका AN जो होता है उसका वैल्यू तो पता नहीं है। फॉर्मूला बेसिक सा लगा देंगे, क्या n/2 ब्रैकेट में रखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, सबका वैल्यू तो दिया ही है। n क्या हो जाएगा 51, टोटल 51 टर्म्स है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो कोई भी एलएचएस ले लेना है या फिर आरएचएस से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए, तो एलएचएस ले लिए तो आरएचएस हमको लाना है, और आरएचएस लेंगे तो एलएचएस हमको लाना होगा। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या किया सबसे पहले, तो एलएचएस ले लिया गया है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। वैल्यू इसको कन्वर्ट कर देना है, नीचे जो है कॉट थीटा को कन्वर्ट कर देना 1 अपॉन 10 में है। चलिए, तो 1 अपॉन 10 में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है एलसीएम ले लेना है, उधर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऐसे सॉल्व करके जो होगा हमारा आरएचएस आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 तथा 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो और P रेखाखंड AB पर स्थित है ना। सबसे पहले इमेज बना लेना है। A और B एक रेखाखंड है जिसपे जो है एक बिंदु स्थित है, जो क्या कौन सा बिंदु है, P स्थित है ना। चलिए, और जो है AP बराबर जो है वो 3/7 AB है ना। अगर हम बात करें AP और ए बी तो उसका रेशियो किस अनुपात में डिवाइड है, वो 3 अनुपात 7 में डिवाइड है ना। चलिए, तो इसमें जो दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी है ना। अब ए बी को लिख सकते हैं हम लोग ए पी प्लस पी बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे वही तो टुकड़ा किया हुआ है ना, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। तो ए पी प्लस पी बी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 ए पी हो जाएगा, उधर 3 से दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, और अच्छे से सॉल्व करके इसको ए पी अपॉन बी पी बराबर 3/4 हो गया। तो रेशियो, फाइनल रेशियो क्या निकला दोनों के बीच, 3:4 निकल गया। अब यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 निकाल के, और निर्देशांक जो होता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला mx2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू होता है, और y का वैल्यू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और दोनों का वैल्यू सॉल्व करके हम जो है x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं P, Q और R जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका त्रिभुज जो बना हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, P, Q, R का, है ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और सब वैल्यू अप्लाई कर देना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, 0 वर्ग मात्रक है ना, यूनिट जो है ना। चलिए, देखिए, तो कोई मार्क्स काटा हुआ इसका, 3 में से 3 मार्क्स मिला हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है ना। चलिए, कोई ओवर राइट भी नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1/2 गुनी हो, है ना, 1.5 गुनी हो, सॉरी। तो इसको भी आप बना सकते हो। सेकंड क्या है इसका, अथवा में 5 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, है ना। चलिए, सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, सेकंड वाला अथवा वाला क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको देखिए इस टाइप से बना देना है ना। देखिए, सिंपल सा तो चित्र के लिए आपको मिलेगा कितना मार्क्स, 3 मार्क्स। इसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स लेके जाना है वहाँ पे, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके चलना है वहाँ पे, समझ गए। इसमें क्या क्या चीज़ें का जरूरत पड़ेगा, पेंसिल, इरेजर, है ना, और जो आपका है प्रकार आपको ज़रूरत पड़ जाएगा, है ना। चलिए, और अगर आप चांद ले जा सकते हो तो वहाँ पे चांद भी ले जाओ, किसके लिए, तो एंगल एग्जैक्ट मापने के लिए कि एग्जैक्ट मेरा आया है कि नहीं आया, उम्मीद है एग्जैक्ट ही आता है। चलिए, तो अंतर फाइनल क्या लिख देना है इसमें, इस प्रकार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 स्पर्श रेखाएं P और P भी खींची गई, जो स्पर्श रेखा किस पे किस कौन पे झुकी हुई है, 60 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर देना है, बेसिक सा तो है ही।
चलिए सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि इस कार का जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, है ना। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ के केंद्र को मानकर जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त ये चाप खींचा गया है ना। चलिए तो आसान सा है, सेकेंड वाला ही क्वेश्चन या फर्स्ट ही बना सकते हो आप। क्या देखिए फर्स्ट ही देखिए क्या है, वृत्ताकार पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? अगर व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, भागा दे देंगे, 100 से भागा दे देंगे, तो 40/100 हो गया, भागा दे दिए 2/5 मीटर हो गया। अब उसके बाद जो है ये टोटल अगर 2/5 इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो फिर से भागा दे देना पड़ेगा किससे, 1000 से, तो ये 1/2500 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वृत्ताकार पहिए की परिधि कितना होगा? परिधि मतलब जो होगा उसका मतलब एक चक्कर कितना किलोमीटर का है या कितना मीटर का है, तो उसको निकालने के लिए ये देखिए 2πr का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे उसको। तो कार का चाल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 10 मिनट में निकालना है तो 10 जो होगा वो कितना कर देंगे 60, है ना। देखिए ऊपर निकला हुआ, तो 10/60 जो हुआ 1/6 घंटा, है ना। इसको कितना मतलब किस में कन्वर्ट कर दिया गया, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना था 66, अब चाल इसको घंटा में कन्वर्ट किया तो कितना 1/6, तो इसको काटे तो 11 किलोमीटर, है ना। 10 मिनट में वो पहिया जो है कितना चक्कर काटेगा, कितना किलोमीटर तय करेगा 11 किलोमीटर। अब उसका चक्कर काटना है ना, तो चक्कर कितना, तो 10 मिनट में तय की दूरी बटा उसका परिधि, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा इसका टोटल चक्कर, है ना। चलिए ये थे हमारे सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ, वो भी हमारे कितने सारे क्वेश्चन होंगे। अब बचे बिल्कुल 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन कितने में मार्क्स करेंगे 6 नंबर के। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया 3 मार्क्स का, वो कितना मार्क्स हो गया 30 नंबर हो गया। अब ग्रुप डी जो होगा वो 5 क्वेश्चन वहाँ भी 6 नंबर का, 6 × 5 30 नंबर वहाँ भी आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।